अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे, फिर जो इसे बनाया क्यों गया था उसके बारे में देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, रोल ऑफ पाकिस्तान इन सार्क, इसके चैलेंजेस जो इसके आ रहे हैं दरपेश, वो इसके बाद इसका कंक्लूजन करेंगे। तो ये वाली चीज़ें हम डिटेल के साथ मुकम्मल तो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इसका जो आइडिया था वो 1980 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ज़ियाउर रहमान ने दिया था। इसके बाद जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में रखी गई थी, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, जिसमें एक सेक्रेटरी जनरल और 8 डायरेक्टर होते हैं। इसका काजिज़ ऑफ फॉर्मेशन ये था कि साउथ एशिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहां वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सके और ग्रोथ को बढ़ा सके, क्योंकि ये कंट्री काफ़ी गरीब कंट्री हैं, तो इनकी बेहतरी के लिए बनाया गया था। इसके मेंबर कंट्री की बात कर लेते हैं, जिसमें शामिल है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान 2004 के अंदर एज ऑब्जर्वर कंट्री शामिल हुआ था और 2007 में ये इंडिया की सपोर्ट की वजह से ये इसके अंदर शामिल हो गया मुकम्मल तौर पे। अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इसका प्रपोज़ल बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान ने 1980 में दिया था। मे बी मैंने पीछे इसका पीएम यूज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर यूज़ किया है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो प्रेसिडेंट का वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद जो इसकी सेक्रेटरीट्स की मीटिंग जो थी, सेक्रेटरीज की, वो फर्स्ट मीटिंग जो थी वो अप्रैल 1981 के अंदर कोलंबो में हुई थी। इसके बाद इसके फॉर्म्ड कमेटी की जो मीटिंग थी वो भी अगस्त 1981 के अंदर हुई थी। इन 7 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 1983 में हुई थी दिल्ली में, इंडिया में, क्योंकि उस वक्त 7 थे। अफगानिस्तान 2007 के अंदर इसमें इंटर हुआ था। इसका फर्स्ट चार्टर 8 दिसंबर 1985 में अप्रूव्ड हुआ। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल तौर पर जो भी प्रॉब्लम है इनके कंट्रीज़ के दरमियान को सॉल्व करना और इनकी बेहतरी के लिए काम करना। इसके बाद आता है इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी लेवल पे काम करना, जो इकोनॉमी है कंट्रीज़ की उसको बेहतर करना। आप बस में तजारत करेंगे तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो सब कंट्रीज़ की बेहतर होगी। इसके बाद सोशल एंड कल्चरल, यानी कि इनके दरमियान जो सोशल और कल्चरल वैल्यू है उनको प्रमोट करना, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के अंदर कल्चर को प्रमोट करना था। इसके बाद आता है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ है उसके अंदर कल्चर को प्रमोट करना, एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के अंदर आएगा, फिर तजारत जो होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी उसके अंदर। इसके बाद जो टूरिज़्म है इसके अंदर भी बेहतरी आएगी। एरिया ऑफ डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के जो आलात हैं, जो जदीद मशीनरी है वो एक दूसरे मुल्क के साथ शेयर करना, जिसके साथ जो ज़राअत है उसके अंदर बेहतरी आए, जो ग्रोथ है ज़राअत की वो ज़्यादा बढ़े। ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड है सब ममालिक के दरमियान उसको बढ़ाया जाएगा, जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं उससे कम किया जाएगा या मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जब ट्रेड ज़्यादा होगी तो इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरी लाई जाएगी। जो भी नए तजर्बात किए जाएंगे वो सब ममालिक मिलकर करेंगे, ताकि दूसरे कंट्रीज़ को इसके फ़ायदा हो सके और नई नई जो इन्वेंशंस हैं वो दूसरे कंट्री के साथ शेयर की जा सकें। क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया जाए। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर धान की फसल को आग लगाई जाती है। जब धान की फसल को आग लगाई जाती है तो उसकी स्मोक जो है बाकी तमाम कंट्रीज़ के अंदर जाती है, साउथ एशिया के अंदर। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी आग लगाई जाती है। तो इसके बाद जैसे हम बात कर लेते हैं अब पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है सैलाब की सूरत हाल है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से थी। तो उसको काबू करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। पॉवर्टी, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो गुर्बत है उसे कम करने के लिए काम किया जाएगा। एंड पे आता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाएगा, रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे और बॉर्डर पे जो नकल व हमल है उसको आसान किया जाएगा। रोल ऑफ पाकिस्तान इन सार्क,
पाकिस्तान का सार्क के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ही दो ऐसे ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। सार्क के दो समिट पाकिस्तान में हुए हैं। पहला समिट 1989 में और दूसरा समिट 2004 में हुआ। दोनों समिट इस्लामाबाद में हुए थे। चैलेंजेस फॉर सार्क, इंडिया पाकिस्तान राइवली एंड सार्क। इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा रहे हैं। 1989 में कश्मीर जहाज शुरू हो गया, फिर हालात ख़राब हो गए। इसके बाद 1999 में कारगिल शुरू हो गया। इसके बाद बात कर लेते 2007 की, जब मुंबई अटैक हो गए थे। तो इस तरह जो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं काफ़ी कशीदा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन फैक्टर। इंडियन फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर शामिल है। जो इंडिया ने हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचा है और बाकी ममालिक का नहीं सोचा। अफगान फैक्टर, अफगानिस्तान के अंदर जो हालात काफ़ी कशीदा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मीटिंग्स हैं काफ़ी हद तक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन सार्क। पाकिस्तान का जो किरदार था वो 2007 तक काफ़ी हद तक था, लेकिन इसके बाद जो भूटान है, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह जैसे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो अपनी ट्रेड थी वो ज़्यादातर शुरू कर ली इंडिया के साथ, और वो इंडिया पर डिपेंड करते हैं। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया और ट्रेड के लिए बाकी ममालिक को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक आइसोलेशन की तरफ चला गया। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया की तरफ रुझान किया अपना। इस सब में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बांग्लादेश की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी जिससे पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़ायदा होता। मालदीव जो है वो अपने साफ पानी के लिए ज़्यादातर इंसार करता है इंडिया पे। इस तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी ट्रेड के लिए इंडिया पर इंसार करते हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान की तरफ का साथ नहीं देते, इंडिया का साथ ही देते हैं। पोटेंशियल ऑफ सार्क, पॉपुलेशन 1.8 बिलियन, यानी कि 1 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है वो इन कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। एग्रीकल्चर के लिहाज से ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ हैं। यहाँ से जो भी फसल काश्त की जाती है वो दुनिया के अंदर अपना एक अलग मकाम रखती है, जैसे यहाँ के बासमती चावल, कपास और गन्ना वगैरह। नेचुरल रिसोर्सेज, इन कंट्रीज़ के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, नेचुरल गैसेस और नमक वगैरह। ये कंट्रीज़ ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे। जब ब्रिटिश ने इन्हें आज़ाद किया तो उस वक्त इस तरह इन्हें डिवाइड किया कि आज तक ये आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें गुर्बत ज़्यादा है। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सुपर पावर्स यूज़ कर रही हैं, जो कि बहुत कम प्राइस के अंदर लेके जाती हैं। यहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती लेबर यहाँ से मिलती है। नेचुरल रिसोर्सेज और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती यहाँ से मिलती हैं, जिस वजह से जो सुपर पावर्स हैं, चाइना है, रशिया है, इसके बाद अमेरिका है, ब्रिटिश है, तो वो यहाँ से लेबर लेके आती है, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लेके आती है और वहाँ यूज़ करती है। उसको फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ से जो लेबर लेके जाते हैं वो बहुत कम पैसों में लेके जाते हैं, बहुत कम उनको इनकम देते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी बहुत कम पैसों में लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। जैसा कि आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी ब्रिटिश ने, ताकि यहाँ से जो इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल है वो यहाँ से लेके जा सकें और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, जो कि बाद में उस कंपनी का यूज़ और चीज़ों के लिए भी किया गया। ऑब्जर्वर स्टेट्स, इसमें दो स्टेप होते हैं, एक ऑब्जर्वर स्टेट होती है, एक मेंबर स्टेट्स होती हैं। ऑब्जर्वर स्टेट ऐसी स्टेट होती हैं जो इसे ऑब्जर्व करती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूएसए वगैरह शामिल हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ट्वाइस आ ईयर मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फॉरेन मिनिस्टर वगैरह शामिल होते हैं जो कि मीटिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेप्टा की। साप्टा स्टैंड फॉर साउथ एशिया फ्री रेंटल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1995 में हुआ था। इसके बाद आता है एसएमसी, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी साफ्टा मिनिस्ट्रियल काउंसिल कहलाती है। साफ्टा स्टैंड फॉर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो 2004 से लेके 2006 के अंदर होने वाले कॉन्फ्रेंस में हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। ये ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल तौर पे नाकाम रही
इसका पाकिस्तान को फ़ायदा देखें तो पाकिस्तान को फ़ायदा ना होने के बराबर है, जबकि इंडिया को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि भूटान है, इसके बाद बांग्लादेश है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। तो इसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी हद तक हुआ है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ धकेल लिया था। और वैसे ओवरऑल इसका देखें तो इसका कोई भी इतना ख़ास फ़ायदा नहीं देखा गया। आगे टॉपिक ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।